नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी की खबरों का रुख करेंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होने जा रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होने वाली आज। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11:30 बजे से सुनवाई होगी। शाही ईदगाह परिसर की पूरी जमीन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और इसी के साथ ही जमीन मंदिर प्रबंधन को देने की मांग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी। तो 18 अलग अलग ऐसे मामले हैं जिसकी एक साथ आज सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। तो सभी मामले मथुरा कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ही दाखिल किए थे और आज हिंदू पक्ष अपना पक्ष भी रखेगा। तो यानी कि जो ये याचिका है, जो 18 याचिका हिंदू पक्ष के द्वारा रखी गई थी, दाखिल की गई थी, आज उसी पर सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई थी और अब हिंदू पक्ष ने जो याचिका दाखिल की है उस पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अमित, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। जी बिल्कुल बबीता, मैं बताना चाहूंगा कि 11:30 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद में मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और जो आज सुनवाई होनी है वो सुनवाई 7 रूल 11 पर, जो कि ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आप पहले 7 रूल 11 को सुने, बाद में जो सर्वे के आदेश हुए थे उस पर रोक लगी थी, मुस्लिम पक्ष के द्वारा रोक लगवाई गई थी, उस पर आज सुनवाई होनी है। और आज कोर्ट माना ये जा रहा है कि उस पर फैसला देगा कि पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी या पहले सर्वे होगा। तो अमित ये 7 रूल 11 जिसकी आप बात करी है क्या एक्चुअल में? जी बिल्कुल, जो 7 रूल 11 वो है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो पहले ट्रस्ट था उसको, उस ट्रस्ट से इनका समझौता हुआ था और वो समझौते के आधार पर ही ये आज मुकदमा लड़ रहे हैं। और उस समझौते में कुछ नहीं है, केवल उस समय ये हुआ था कि 2 एकड़ जो जमीन है वो इनको दे दी जाएगी और इन पर जहाँ मस्जिद बनी हुई है वो मस्जिद जो है वो 2 कुछ एकड़ है, उसको लेकर जो समझौता हुआ था उस समझौते को वो अपना पास जो दावा है वो लगा के और उसको पेश कर रहे हैं और उसी पर वो 7 रूल 11 की कहानी को रच रहे हैं। जी, यानी कि 7 रूल 11 के जरिए जो है विरोध भी आज हो सकता है। काफी हलचल भी देखने को मिल रही होगी आज कोर्ट में भी और कोर्ट परिसर में भी। प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पहुंचे हुए हैं वहां और वो अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है। आज 2 बजे तक, 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद इसमें कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। तो अमित, इससे पहले जब याचिकाओं पर, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम याचिका पर भी सुनवाई हो चुकी है, पक्ष किसका ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक हिंदू पक्ष की तरफ से 15 मुकदमे डाले गए हैं और जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से एक ही मुकदमा है। उन 15 मुकदमे में सभी लोगों ने अपने अपने साक्ष्य पेश किए और इतने साक्ष्य हैं कि मुस्लिम पक्ष जो है उनको झुठलाना नहीं चाहता और ना झुठला पा रहा है। और जिसके कारण वो केवल ये चाहता है कि 7 रूल 11 पर पहले बहस हो, क्योंकि वो लंबी बहस छिड़ जाएगी और उसके बाद जो है लंबा पीरियड इनको मिल जाएगा। तो इसलिए केवल ये टाइम को घुला रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि टाइम को घुला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी साक्ष्य जो है वो हिंदू पक्ष पूरे दाखिल कर चुका है। तो हमें जिस तरह से 7 रूल 11 का हवाला दिया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष इसको लेकर पहले सुनवाई करने के लिए कह रहा है, यानी कि विरोध भी हो सकता है। हिंदू पक्ष के जो वकील है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 7 रूल 11 का ये बार बार हवाला दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष का कहना यह है कि आप, कोर्ट से उनका कहना यह है कि आप पहले सर्वे कराइए। सर्वे कराने के बाद जो हमारे हिंदू देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियां जो सीढ़ियों में इनके दबी हुई हैं उनको जो है वो किया जाए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वहां पर एक कृष्ण कूप है जिस पर अभी नया मुकदमा डाला गया था और जिस पर काफी विवाद भी बीच में हुआ है। तो कृष्ण कूप को लेकर भी एक साक्ष्य है उसका कि वहां आज भी पूजा होती है, आज भी वहां औरतें शीतला माता की पूजा करने जाती हैं और रात में पूजा होती है वो। और उसको पूरा कोर्ट में उसको भी दिखाया गया है कि ये मंदिर, ये कुआं जो है यहाँ आज भी मौजूद है और मंदिर भी मौजूद है। ठीक, यानी कि अब सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्या कुछ फैसला सुनाएगा, या फिर 7 रूल 11 जिसका हवाला बार बार मुस्लिम पक्ष द्वारा दिया जा रहा है उसी पर बात होगी, या फिर हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दाखिल की है उस पर आज सुनवाई होने जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में आज बैठक होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में आज बैठक भी होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज बैठकें करने वाले हैं। विपक्ष को घेरने के साथ ही चुनाव के लिए आज रणनीतियां भी तैयार की जाएगी। लखनऊ में कई संगठनात्मक बैठकों में
वो शामिल भी रहने वाले हैं। तो किस तरह से विपक्ष को घेरा जाए, इसी के साथ ही वोट किस तरह से बढ़ाए जाए, इसको लेकर रणनीतियां तैयार कर रही है बीजेपी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इसी के साथ ही क्योंकि चुनौतियां भी इस बार होने वाली, 400 पार का नारा दिया गया, 370 का नारा दिया गया, लेकिन इसको साकार कैसे किया जाए, इस पर भी रणनीतियां तैयार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में आज बैठक होने जा रही है, कौन कौन शामिल होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें भूपेश चौधरी मौजूद रहेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद रहेंगे, विभिन्न संगठन के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और ये संगठनात्मक बैठक है और संगठन की बैठक में ये तय किया जाएगा कि जो आने वाले चरण है उनको किस तरीके से जीता जाए। जीत का मंत्र देंगे जो भूपेश चौधरी, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। युवा मोर्चा की बात करें, किसान मोर्चा की बात करें, विभिन्न मोर्चों की बैठक की जाएगी। और इस बैठक में बीजेपी आने वाले जो चरण है उसमें किस तरीके से चुनाव जीता जाए, या जिस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश की बात करने, खासकर 65+ की बात करने वाली बीजेपी, उसको लेकर एक रणनीति बनाएगी। और ये कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से हर बूथ पर जो कार्यकर्ता किस तरीके से मोटिव को किया जाए कि वो जाकर बीजेपी का प्रचार करें, और किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरा चुनाव लड़ा जाए। और जो प्रत्याशी है उनकी क्या स्थिति है, प्रत्याशी के साथ क्या स्थिति है, इन चीजों को और एक समन्वय बैठाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन बैठाया जाएगा। और आने वाले चरण में बीजेपी अपनी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार ने से जिनको लाभ हुआ उसकी एक सूची बनाई गई है। उससे पहले भी मिलते थे, आने वाले चरणों में मिला जाए कि आपके लिए बीजेपी ने किया। पूरी तरीके से प्रचार प्रसार को किस तरीके से मजबूती से किया जाए और जनता के बीच जाया जाए। बीजेपी इसी के तहत आज बैठक करेगी और जो आने वाले जो चरण है उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी की जाएगी। किस तरीके से शुरू हो रही है सिद्धार्थ? देखिए, लगभग 10:30 बजे के बीच ये बैठक शुरू होगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बैठक चलेगी। अलग अलग संगठनों की बैठक चलेगी, युवा मोर्चा की बैठक चलेगी, और जो किसान मोर्चा है और जो महिला मोर्चा, हर संगठन की बैठक की जाएगी। और संगठन के जो अध्यक्ष होंगे वो मौजूद रहेंगे। उनसे ये जाना जाएगा जो चुनाव आने वाले जो चुनाव हुए हैं, पीछे जो चुनाव हुए हैं, पीछे जो चरण में हुए उसमें क्या कमी रह गई, आने वाले चरणों में किस तरीके से उसमें सुधार किया जाए, और किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है, और अगर कोई फीडबैक है तो उसको किस तरीके से उसमें सुधार किया जाए और उसको किस तरीके से चुनाव लड़ाया जाए। बाकी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव के लिए लग जाती है। तो बीजेपी अभी प्रचार प्रसार में सब पार्टियों से या संगठन की बात करने उसमें काफी आगे दिख रही है। जी सिद्धार्थ, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से अभी तक बीजेपी रणनीतियां बनाती हुई आ रही है, क्या लगता है, क्योंकि रणनीतियों के तहत अगर देखा जाए चीजें कहाँ पे मजबूत और कहाँ पर कमजोर, एक तो बीजेपी दिखाई दे रही है, दूसरा ये है जनता के बीच में भी आप जाते हैं, बातचीत भी आपकी हो रही है, तो मुद्दे क्या लगता है जिसको लेकर विपक्ष लगातार इनको घेर सकता है? चुनौतियां क्योंकि इस बार काफी होने वाली, 400 पार का नारा दिया गया है, कैसे सक्सेसफुल होगा, 80 का टारगेट कैसे अचीव कर पाएगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी ये कोशिश कर रही है जो उसने काम किया विकास के मुद्दे पर, खास करके विकास को लेकर किस तरीके से, जो चाहे सड़कों की बात कर ले, चाहे रेलवे की बात कर ले, हर मुद्दों, सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की बात कर ले खास करके कि कानून व्यवस्था में क्या सुधार किया गया। जब समाजवादी सरकार थी किस तरीके से कानून व्यवस्था थी, महिला सुरक्षा की बात कर ले, तो इन सब मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही। लेकिन एक चीज है जो आम जनता या जो युवक है उसको लेकर, बेरोजगारी और मिडिल क्लास फैमिली को लेकर, मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से है, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है जो चुनाव में एक मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का। इसको लेकर चाहे आप जिस जगह जाएंगे, हम जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं जो युवक मिलते हैं वो बेरोजगारी की बात करते हैं कि इसको लेकर एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए चुनाव तक नहीं, चुनाव के बाद भी, क्योंकि मुद्दे हर विधानसभा, हर लोकसभा सीट पर, चाहे जो लोकसभा सीट हो, वहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के दो मुद्दे हर लोकसभा सीट पर जनता उठाती है। अब देखना है बीजेपी किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाती है आने वाले समय में और किस तरीके से, और आज क्या कुछ रणनीतियां भी तैयार की जाती है जिससे बीजेपी को और ज्यादा मजबूती मिल सके। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद अब तीसरे चरण की तैयारी की जा रही है। 7 मई को मतदान होना है। इस चरण में यूपी की भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर वोटिंग होने वाली है। इसमें एक सीट है संभल। इस पर समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के पोते जिया उर रहमान बर्क को उतार दिया है। जिया उर रहमान ने सोमवार को विवादित बयान भी दे दिया। इसी बीच उन्होंने माफिया अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना आदर्श बता दिया। इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने माफिया अतीक अहमद और सीवान के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर वोट मांगे हैं। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम मुसलमानों को खौफजदा करने आए हैं। तो सीएम को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गया है। महेंद्र, काफी विवादित ये बयान दिया गया है। जी बिल्कुल, बता दें ये पूरा मामला जनपद संभल का जो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के है, जिसमें कि शफीकुर रहमान बर्क पूर्व समय में सांसद रहे हैं और उन्हीं के जो पोते हैं वो जियाउर रहमान बर्क का एक भड़काऊ और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें कि संभल के सदर क्षेत्र के ये चमन सराय में एक इन्होंने सभा को संबोधित किया और उसमें अतीक और सीवान के नेता साबुद्दीन जैसे को अपना आदर्श और नायक बना करके भड़काऊ बयान दिए हैं। तो इसको लेकर के एसएफटी की टीम के हरिशंकर प्रसाद के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है और इनके कई 4 से 5 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। तो मुश्किल कितनी बढ़ सकती है महेंद्र, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क की मौत के बाद जो है उनके पोते को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया है। हालांकि शफीकुर रहमान बर्क भी कई बार जहर उगल चुके हैं हिंदुओं को लेकर भी, सरकार को लेकर भी, अब उसी राह पर उनके पोते भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीते समय में काफी जो है लगातार चर्चित में रहते थे शफीकुर रहमान बर्क, जिस तरह से भड़काऊ बयान देते थे उन्हीं का असर कुछ जियाउर रहमान बर्क पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो बयान है और वो भी एक ऐसे समय पर जिस समय पे चुनाव का माहौल है और जिस तरह पे लगातार तैयारी की जा रही है और जनता को जिस तरह से जो भड़काऊ बयान है वो कहीं ना कहीं सीट पर असर डाल सकता है, कहीं ना कहीं चुनाव पर पूरी तरह से असर भी डाल सकता है। तो महेंद्र, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है फिलहाल अभी इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और अभी कोई गिरफ्तारी की ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें एसएसटी की टीम जो है उनके हरिशंकर प्रसाद के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 4 से 5 लोग अज्ञात में भी एफआईआर दर्ज में है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी की कोई ऐसी तो गिरफ्तारी नहीं तो क्या कोई चेतावनी पुलिस के द्वारा दी गई है, कोई नोटिस दिया गया है उन्हें? फिलहाल नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद में इन्हें जो है हो सकता है इसमें जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी जो प्रथम दृष्टया कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से हो सकता है कहीं गिरफ्तारी भी जल्द हो सकेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर बिजनौर से, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। तेज रफ्तार चावलों से भरा ट्रक अचानक से पलट गया, तो तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में एक कार आ गई, तो स्थानीय लोगों ने कार चालक को बमुश्किल से निकाला। ट्रक के पलटने से कार में भीषण आग भी लग गई, तो एक युवक की मौत भी बताई जा रही है और ड्राइवर की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। तो मेरठ दिल्ली हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो चावल लेकर ये ट्रक जा रहा था, इसी बीच जो है तेज रफ्तार के कारण ये अचानक से ट्रक पलट गया। इसी बीच एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को बमुश्किल से निकाल लिया, लेकिन ट्रक के पलटने से कार में भीषण आग भी लग गई और एक युवक की मौत भी बताई जा रही है। वहीं पर जो ड्राइवर है तो उसकी भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। मेरठ दिल्ली हाईवे की तस्वीरें हैं, जो ये हाईवे में हादसा हुआ है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नईम अंसारी जुड़ गए हैं। तो नईम, क्योंकि ट्रक चालक जो है उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, फिलहाल कैसी है अभी हालत? क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि नाजुक है, अभी कैसी हालत? जी देखिए, ये एक दर्दनाक हादसा बिजनौर शहर थाना क्षेत्र के बैराज रोड पर हुआ है, जहां पर एक चावलों से भरा ट्रक एक कार पर पलट गया। कार में सवार जो इमरान थे, जो रेहड़ से चलकर पानीपत जा रहे थे, कार में इमरान व उनकी पत्नी तथा 3 बच्चों सहित उनकी बहन थी। ट्रक के पलटते ही वहां अफरा तफरी मच गई और बामुश्किल जब उन्हें कार से बाहर निकाला गया तो उसमें इमरान की डेथ हो चुकी थी और पत्नी और बहन घायल थी, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कार में लगी आग को पर काबू पाया और मौके पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। जी तो नाइम, कितने बजे की घटना बताई जा रही है? देखिए, लगभग सुबह ऐसे 7 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, क्योंकि अक्सर जो बैराज रोड है यहाँ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक जो कंटेनर था
एक कार पर पलट गया था, उसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। जी, तो इसको जैसे आपने बताया कि पहले भी कई हादसे हो गए, तो प्रशासन इस पर अलर्ट नहीं रहता है क्या? कुछ एक्शन नहीं लिया गया इसको लेकर? अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया है? लोग अक्सर मांग करते रहते हैं जो छोटे मोटे अब गड्ढे प्रशासन ने भरवाए भी हैं, लेकिन अभी भी इस रोड पर गड्ढे हैं। जब तक ये रोड पूरी तरह से बन नहीं जाता तब तक ये हादसे का लोग शिकार होते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नईम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सपा प्रत्याशी अफजाल अंसार की बेटी नुसरत भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। नुसरत ने आदर्श बाजार के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और शिव चर्चा में वो हिस्सा भी लिया। उन्होंने चर्चा है कि वो भी गाजीपुर सीट से नामांकन दाखिल कर सकती है। आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई की गई थी। तो 2 मई की तारीख लगने के मात्र 5 दिन पहले ही बेटी के चुनाव मैदान में उतरने से जिला का सियासी पारा भी चढ़ गया है। नुसरत के आने के बाद तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत ने अचानक चुनाव मैदान में उतरकर सभी को चौंका दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बदायूं में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की तरह बीजेपी सरकार ने भी एजेंसियों का राजनीतिकरण किया है। अब बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। साथ ही मायावती ने बसपा उम्मीदवारों को जिताने की भी अपील की है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी किसी भी विरोधी पार्टी या गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सभी समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की कार में एक अज्ञात वाहन टक्कर मार दी। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुंदरकी थाना क्षेत्र के बाईपास के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। मेयर विनोद अग्रवाल समेत स्थानीय नेता अस्पताल पहुंच गए हैं। दुष्यंत अपनी इनोवा कार में सवार थे। डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। ये पहली बार नहीं है कि इससे पहले भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ एक बड़ा हादसा होने से टल गया था। वहीं सपा विधायक मुकेश वर्मा ने फिरोजाबाद में रैली की और सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के लिए वोटों की अपील भी की। इस दौरान सपा विधायक मुकेश वर्मा मंच पर भावुक हो गए और मंच से झोली फैलाकर नोट और वोट की भीख मांगने लगे। इस दौरान समर्थकों ने उनकी झोली में रुपए डालकर समर्थन दिया। ये आपकी माला है, जीत की माला डाल दो सबको, पक्की बात है तो डालने जा रहा हूं मैं, आप ताली बजाओ, मैं माला। ये माला है और ये आपकी माला है, जीत की माला डाल दो सबको, पक्की बात है तो डालने जा रहा हूं मैं, आप ताली बजाओ, मैं माला डालूं। फतेहपुर जिला अस्पताल में एक बार फिर से अव्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई है। पैर के ऑपरेशन के बाद वार्ड में शिफ्ट हुए मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने ऑपरेशन के एवज में 12,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए सही इलाज न मिल पाने का आरोप भी लगाया है। परिजनों ने बताया कि 24 तारीख को जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती होने कराया गया था, तो 27 को युवक का ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन नितिन सिंह ने किया था। पैर के ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन युवक ने परिजनों से उलझन की शिकायत की थी। लेकिन अस्पताल स्टाफ के द्वारा वक्त पर सही इलाज न मिलने और इंजेक्शन लगाने के बदले 500 रुपए मांगने का भी आरोप
परिजनों द्वारा लगाया गया है। परिजनों ने बताया कि जिला अस्पताल में ऑपरेशन करने के नाम पर डॉक्टरों ने 12,000 रुपए भी लिए थे, जबकि योगी सरकार जिला अस्पताल में मुफ्त इलाज दे रही है, लेकिन डॉक्टर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इलाज हुआ था आपके पेशेंट का? वहाँ टूट कर आया सर, जांघे के नस, जांघे के हड्डी पाए की। अच्छा, गार्ड वार्ड डाली सर, तो वही में सरकार का चाहे कुछ भी कार्य न मिले तो हम जानते नहीं। और दरेसिन ने बोला सर सुबह, हम कहना नाश्ता पानी कुछ नहीं किए, ले चलो साथ में कि अपना खिलाने पिलाने। सर वो कुछ नहीं खाया, दिन भर उलझन करता रहा, धीरे धीरे उलझन करती रही। सर कोई बात नहीं, हम इनको बुलाया, वहाँ गया, सर उलझन करता तो एक ग्लूकोज लेके चढ़ा देना, ग्लूकोज चढ़ा देनी सर, फिर एक इंजेक्शन लगा देनी सर। अब सुबह 500 रुपया देना, तब तक सुनाई भी सर नहीं, 3 दिन इंजेक्शन नहीं लगाए। सुबह से बच्चा उलझन मारा रे, सबसे वो कुछ खाए ना पिए रे, उनका एक जरा से अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चा के खाना नहीं बना रहा रे डॉक्टर रे। रुकने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि गुलदार आए दिन जानवरों से लेकर इंसानों तक को अपना शिकार बना रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम जाल लगाकर गुलदार को पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान गुलदार ने वन रेंजर प्रदीप शर्मा पर हमला कर दिया। हमले के दौरान रेंजर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये आज सुबह की बात है, हम लोग इनको सूचना मिली थी एटीएम साहब की तरफ से, गाँव पूरे बांटे हमारी सेवा है, इनके खेतों की सतवा इसमें घेर रखा है। मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुंचा, वहाँ गया कि पता चला कि अंदर है, तो गाँव से अपने इसकी बात किया। तो ये गाँव से गुनाह करने के बाद हमने पिंजरा के नाम लगा दिया। वहाँ पर पिंजरा लगाने के बाद में हमने जो है उसको अंदर जाके देखा कि भाई अंदर है या नहीं है। थोड़ा अंदर घुसेंगे, पता लगी उसकी वाट जो आई है काफी तरह, तो अंदर है, कोशिश कि अंदर है इनके खेत में। और इनका खेत भी करीब 1 बीघे के आसपास होगा, ज्यादा नहीं था। गाँव लगाने के बाद सुनिश्चित किया कि गाँव ठीक तरीके से दवाई नहीं है, वो मंगलवाने का बात हमारा, तभी इसमें अचानक से ये अटैक हुआ। वहाँ पर 3-4 सेकंड का सेकंड था, वहाँ पर अचानक से अटैक करने का इसमें तो बहुत बाबू होती है। और फिर जो है थोड़ा अचानक से होने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा, वो गर्दन की बजाय फिर बताई वजह से। वहीं यूपी के कुशीनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप के सामने आग लग गई। आपको बता दें कि कसिया फाजिल नगर NH 28 पर इंडियन पेट्रोल पंप के सामने ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ट्रक कसिया से फाजिल नगर जा रहा था। ये घटना तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के पिपरा रज्जब के पास की बताई जा रही है।